हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों 3 बज चुके हैं, फटाफट से क्लास में आ जाइए। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपको समुद्र विज्ञान नामक टॉपिक करा रहा हूं और इस टॉपिक में लेकर आगे आप लोगों को बढ़ने वाला हूं। मंजीत यादव जी, सुजीत यादव जी, वंदना जी, नमन दुबे जी, रमा कुमार यादव जी, हरविलास बघेल जी, मनीष कुमार जी, जसवंत पाल जी, पंकज कुमार जी, संदीप सहानी जी, रौनक चौधरी जी, अमर सिंह जी, काव्या शशि जी, जय पांडे जी, विकास श्रीवास्तव जी, मुंदरी जी, पवन कुमार शर्मा जी, दिगंबर कुमार यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। जो बच्चे क्लास में लाइव नहीं आए हैं फटाफट से आइए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे नया टॉपिक, लवणता। कल मैंने महासागरों के बारे में 5 महासागर अपने पृथ्वी पर पाए जाते हैं और 5 महासागरों के बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की थी। अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहता हूं, आगे ले जाना चाहता हूं। नेक्स्ट टॉपिक समुद्र विज्ञान का आपको कराना चाहता हूं। उस टॉपिक का नाम है लवणता, उस टॉपिक का नाम है सैलिनिटी। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक लवणता नामक शब्द जो आ रहा है, पहली बात बच्चे कि लवणता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको सैलिनिटी के नाम से हम लोग पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? सैलिनिटी के नाम से अंग्रेजी में हम लोग इसको पुकारते हैं। प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहते हैं। अच्छा, साधारण भाषा में हम लोग इसको क्या कहेंगे भाई? साधारण भाषा में हम लोग इसको क्या कहेंगे? साधारण भाषा में प्यारे बच्चे हम लोग इसको कहेंगे खारापन। बोलो क्या कहेंगे? साधारण भाषा में हम इसको खारापन कहेंगे। खारा, जो पानी जितना ज्यादा खारा होगा हम कहेंगे वो पानी उतना ही ज्यादा लवणीय है। यहां लवण एक शब्द आ रहा है, लवण। लवण का मतलब होता है सॉल्ट। लवण का मतलब होता है नमक। समझ में आ रहा है? साधारण भाषा में हम इसको कह रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इसकी परिभाषा बताएं आपको कि लवणता की परिभाषा क्या है, तो बच्चे ध्यान से सुनना। सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार के अनुपात को हम लोग लवणता कहते हैं। सागरीय जल का भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार का जो अनुपात है उसे हम लवणता कहते हैं, उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। सैलिनिटी के नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी स्थान पर लवणता लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से। लवणता को, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम इसमें व्यक्त किया जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि किसी स्थान की ग्राम प्रति 1000 ग्राम का साइन क्या है, ये है। अगर लिखा हुआ है कि किसी स्थान की लवणता 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्थान पर 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में 30 ग्राम नमक घुला हुआ है या लवण घुले हुए, लवण घुले हैं। ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 970 ग्राम शुद्ध जल है और 30 ग्राम जो है वो लवण है। कितने में? 1000 ग्राम जल में। 1000 ग्राम जल का ये रेशियो है।
970 ग्राम तो शुद्ध जल है और 30 ग्राम उस पर लवण है। ठीक है, इस प्रकार लवणता हो गई 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो कहने का तात्पर्य ये कि सागरीय जल का भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार का अनुपात लवणता कहलाता है। साधारण शब्दों में हम लवणता को खारापन कह सकते हैं। लवण का मतलब यहाँ सॉल्ट होता है। लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम का मतलब है कि 1000 ग्राम जल में 970 ग्राम शुद्ध पानी है और 30 ग्राम लवण घुले हुए हैं। यहाँ पर लिखित रूप में, ये तो मैंने शॉर्ट में समझाया है, लिखित रूप में शब्द सह जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपके सामने यहाँ व्यक्त है। मैंने आपको बताया कि महासागरीय जल के भार और समुद्र या महासागर में घुले हुए लवणों के भार के अनुपात को हम लोग महासागरीय लवणता कहते हैं या महासागरीय लवणता कहा जाता है। बच्चे बोलो, क्लियर है? महासागरीय लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है बच्चे? ग्राम प्रति 1000 ग्राम में महासागरीय लवणता को व्यक्त किया जाता है। अच्छा, लवणता मापी यंत्र क्या है? ग्राम प्रति 1000 ग्राम का साइन भी ये रहा, जैसे परसेंटेज का साइन होता है ना, कुछ इस प्रकार से। उस परसेंटेज के साइन में एक जीरो और बढ़ा दो, अब हो गया ग्राम प्रति 1000 ग्राम, यानी कि ये लवणता का साइन हो गया भाई। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चे के लवणता के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, लवणता के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं कि लवणता को मापने का किसी सागर में या समुद्र में कितनी लवणता है, कितनी सैलिनिटी है, इसको मापने की क्या कोई मशीन है? इसको मापने की क्या कोई यंत्र है? आप बोलोगे क्या कोई ऐसा यंत्र है? मैं बोलूंगा हाँ है, हाँ ऐसा यंत्र है। और उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं लवणता मापी यंत्र। लवणता मापी यंत्र, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सैलिनोनेक्टर। किसी सागर की या महासागर में कितनी लवणता है, ये हम सैलिनोनेक्टर यंत्र की सहायता से मेजर करते हैं, मापते हैं। बेटा क्या करते हैं? मेजर करते हैं या फिर मापते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये भी आपका हो गया एकदम से क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम चर्चा करें, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, इसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग अगर चर्चा करें कुछ और तथ्यों की, तो पृथ्वी के ग्लोब पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है। ये पृथ्वी का ग्लोब है, यहाँ एक 3 स्थान है और तीनों स्थानों पर 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता है। 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता है। तो इन तीनों स्थानों को मिलाने के लिए अगर कोई काल्पनिक रेखा में खींचूं तो काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? वो काल्पनिक रेखा कहलाएगी समलवण रेखा। अंग्रेजी में इसी को हम कहेंगे आइसोहेलाइन। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहेंगे? आइसोहेलाइन कहेंगे। इसी को अंग्रेजी में हम लोग समलवण रेखा कहकर पुकारेंगे। प्यारे बच्चे क्या कहेंगे? समलवण रेखा, आइसोहेलाइन कहेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिस सागर में लवणता ज्यादा है, अगर किसी सागर में लवणता ज्यादा है तो उस लवणता के ज्यादा होने का क्या प्रभाव पड़ेगा सागर पर? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवणता के ज्यादा होने का आखिरकार प्रभाव क्या पड़ेगा? आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी स्थान पर लवणता सागर में ज्यादा है तो उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक तो अधिक लवणता अगर किसी स्थान पर है सागर में
तो वो सागर देर से जमेगा, देर से जमेगा। अगर जल में अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होगी तो उसके जमने पर उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट पर प्रभाव पड़ता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लवणता ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, एवेपोराइजेशन कम होगा। भाई एक बाल्टी भर के मैंने ऊपर छत पे रख दी, तेज धूप पड़ी कड़ाके की, उसमें पानी भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन अगर उस पानी में लवण ज्यादा हुए, पानी कम हुआ, तो क्या लवण भाप बन के थोड़ी ना उड़ेंगे? उड़ना तो पानी को ही है। वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का भाप बनना कम हो जाएगा अगर लवणता ज्यादा है किसी सागर में तो। ठीक है। और पानी का घनत्व तो अधिक होगा। डेंसिटी जो है जल की, लवणता होने अधिक होने पर डेंसिटी भी जो है जल की वो अधिक हो जाती है। ठीक है जी। ये कुछ 3 पॉइंट्स मैंने बताए जो कि प्रभाव हैं किस चीज का? उस चीज का कि जब उस स्थिति का ये प्रतिबिंब है जब सागर में लवणता की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है जी। अच्छी तरीके से यहां पर हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट तो भैया यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि लवणता मापी यंत्र कौन सा है? सेलेनोनेक्टर यंत्र है। सैलिनिटी मेजर्ड बाई सेलेनोनेक्टर और सेलेनोमीटर यंत्र के द्वारा। ठीक है जी बच्चे। चलिए, आप में से जिस किसी को कॉपी करना हो वो बिना रोक टोक कॉपी करे, फटाफट से कॉपी करे बच्चे। ठीक है जी। चलिए, आवाज बहुत कम है सुजीत जी। अच्छा जी, आवाज कम आ रही है, साउंड तेज करना पड़ेगा क्या? साउंड यार फुल है मेरी तरफ से, इधर से तो आवाज तो सही है यार। लो, मेरी तरफ से आवाज में कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण ज्यादा होते हैं, चंद्रभान सिंह जी। ठीक है। अभी धीरे 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 करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, परेशान मत हो, सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। अब तक जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित डाउट हो तो बताइए। आवाज बेटा मेरी तरफ से तो क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है आवाज में, आप अपनी तरफ से देखिए। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी गुरुजी, समुद्र में लवण कैसे आते हैं, सारी चीज क्लियर करूंगा बच्चे। तो देखो, मैंने बताया कि अधिक लवणता युक्त यानी अधिक लवणता युक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण एवेपोरेशन न्यून होता है, कम से कम होता है, और जल का घनत्व डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर कहीं किसी जगह पर लवणता ज्यादा है तो 3 प्रभाव होंगे, तीनों प्रभाव आपके सामने हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, अच्छा, पृथ्वी के ग्लोब पर समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समलवण रेखा कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखना। पृथ्वी का ग्लोब है और समान लवणता वाले बिंदुओं को अगर उस ग्लोब पर मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है, तो वो जो रेखा है उसको हम समलवण रेखा कहेंगे, उसको हम आइसोहेलाइन कहेंगे भाई। ठीक है जी। चलिए, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। जिसको कॉपी करना है वो फटाफट से कॉपी कर ले। ठीक है जी। सर आरपीएफ कौन, यार ये डेली का क्वेश्चन बन गया तुम लोगों का। आरपीएफ कांस्टेबल में चल जाएगा, एसएससी जीडी में पढ़ रखा है हमने, वो काम आ जाएगा, बिहार पुलिस में पढ़ रखा है, वो काम आ जाएगा। अरे मूर्खो, कोई भी चीज हमेशा एक बार पढ़नी चाहिए। मैंने तुम्हें इस बार ज्योग्राफी इस प्रकार से करा दी है कि शायद तुम्हें अन्य किसी एग्जाम के लिए दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस सबसे अच्छा तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं कमी है तो फिर लो बैच, अगर तुम्हें लगता है कमी नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। भाई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वही चीज है, एक ही चीज है। बस तुम अपने ऊपर चेक कर लो कि क्या हमारे अंदर अभी कमी है कि सारे डाउट्स क्लियर है। क्लियर नहीं है तो बैच ले लो, अगर क्लियर है तो फिर कोई बात नहीं है।
ठीक है। अब ये डेली की डेली प्रश्न पूछते हो कि क्या गुरुजी ये काम कर जाएगा आरपीएफ के लिए, क्या एसएससीजीडी के लिए, क्या सीएचएसएल के लिए? भैया सबकी ज्योग्राफी एक ही है। अब मैं मान लो सीएचएसएल वाले बैच में पढ़ाऊंगा तो क्या भारत को अफ्रीका में दिखा दूंगा? एशिया में ही रहेगा भारत। न मैं भारत को दक्षिणी गोलार्ध में बना सकता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगा। ठीक है जी। चलिए अब लवणता की दूसरी परिभाषा बता दूंगा कि उसमें एक ही परिभाषा रहेगी। बात यह है कि आपको कितना समझ में आया, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, यहां पर डिपेंड करता है। चलिए भाई, अब ये भी कॉपी कर लिया होगा आपने, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। आगे बढ़ने का समय हो चुका है भाई। अच्छा, अब बात आती है कि समुद्र के अंदर कितने प्रकार के लवण हैं। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि सागर में या महासागर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? ठीक है पूजा चौहान जी, बेटा अभी आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे करके आ रहा हूं। समुद्र में लवण कैसे पहुंचे सारी चीज बता रहा हूं, परेशान मत हो। तो बच्चे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि सागर में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला लवण कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करना कि देखिए एक चैलेंजर अभियान चलाया गया। क्या चलाया गया? चैलेंजर अभियान चलाया गया। और इस चैलेंजर अभियान में ये कब चलाया गया था बच्चे? ये 1884 ईस्वी में चलाया गया। ये 1884 ईस्वी में चलाया गया। क्या चलाया गया? चैलेंजर अभियान। कब चलाया गया? 1884 ईस्वी में चलाया गया। और ये जो चैलेंजर अभियान है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चैलेंजर अभियान है, ये चैलेंजर अभियान डिटमार महोदय की अध्यक्षता में चलाया गया। डिटमार महोदय की अध्यक्षता में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि सागर के अंदर कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं इस चीज की खोज करना, ये पता लगाना कि महासागरों में, समुद्र में आखिरकार कितना प्रतिशत, कितने प्रकार के, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। और इस चैलेंजर अभियान में पाया गया कि सागरों के अंदर लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। 47 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स सागर में, महासागर के अंदर जो है पाए जाते हैं। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं बच्चे। अच्छा मेरे बच्चे, इन लवणों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, तो ध्यान रखना। इन लवणों में 47 प्रकारों में सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड जो है उसकी मात्रा 77.8% पाई जाती है। यानी कि 77.8% के आसपास में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, यहां पर देखिए कि 1884 ईस्वी में डिटमार महोदय की अध्यक्षता में चले चैलेंजर अभियान में पाया गया कि सागरों में लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया, वो शब्द से वो चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने। आप फटाफट से कॉपी करेंगे बिना देर किए, बिना विलंब किए बच्चे। ठीक है जी। चलिए फटाफट से लिखिए बेटा। यमुना गुप्ता जी, सर मेरा एक बार नाम बोल दीजिए। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा नाम बोल दिया। कटाव और सांद्रता के कारण गुरुजी, अरे बेटा अभी बताता हूं मैं। कटाव जमाव, ठीक है भाई दिगंबर कुमार यादव जी, तुम तो होशियार हो गए यार। सभी बताते हैं, सारी चीजों पर पहुंचते हैं, परेशान मत हो। इसको कॉपी कर लो भाई बच्चों। जो कॉपी करने वाले बच्चे हैं वो फटाफट से, लिखने वाले बच्चे हैं फटाफट से लिख लें। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, आपकी स्पीड भी बढ़िया है। अच्छी स्पीड में लिख लेते हो आप। हो गया ठीक। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो,
कि सागरों में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण जो है कौन से हैं, वो ये है सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसी से है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 10.9% और फिर मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 4.7% क्वांटिटी में पाया जाता है। यह आंकड़ा किस में है, यह आंकड़ा लगभग में है। यह आंकड़ा किस में है, यह आंकड़ा भी लगभग में है। और यह आंकड़ा किस में है, यह आंकड़ा भी लगभग में है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से देख लिया। अब बात आती है कि सागरों की औसत लवणता कितनी है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है। जैसे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब मेरे बच्चे, इन सागरों की, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, औसत की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत महासागर की सारे महासागरों की यही रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा सारे सागरों की यही रहेगी, लाल सागर, अरब सागर, कोई भी हो यही रहेगी, नहीं, औसत की बात कर रहा हूं। महासागर हो उनकी औसत लवणता की चर्चा मैं करूंगा, एक तरफ सागर हो तो उनकी औसत लवणता की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है जी, महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। ये साइन प्रतिशत बनना है भाई, इसको सही कर लेना, शुद्ध कर लेना, 2 जीरो आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, सागरों की औसत लवणता 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरों की औसत लवणता होती है। अच्छा बच्चे, अब हम बात करेंगे कि महासागरीय लवणता का स्रोत क्या है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कि महासागरीय लवणता का स्रोत क्या है, आखिरकार महासागरों में लवण पहुंचे कैसे, कहां से पहुंच गए। तो बच्चे, इसका स्रोत जो है, इसका स्रोत है महाद्वीप, स्रोत है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स इसका स्रोत है लवणता का, महासागरीय लवणता का, महासागरीय लवणता का स्रोत। स्रोत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप, महासागरीय लवणता का स्रोत है। कौन है, महाद्वीप है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि महाद्वीपों से सागरों तक, महासागरों तक ये लवण पहुंचे कैसे, किस प्रकार से महासागरों से लवण, वो महाद्वीपों से लवण महासागरों तक पहुंच गए, आखिरकार वो क्रियाविधि क्या रही, कैसे पहुंच गए, क्या क्रियाविधि रही, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। ये महासागर, महाद्वीप है और ये महासागर है। इन महाद्वीपों से इन महासागरों तक लवण कैसे पहुंचे। तो बच्चा, ये काम किया नदियों ने। महाद्वीपों से नदियां स्टार्ट हुई और महासागरों में, सागरीय क्षेत्रों में जाकर नदियां गिरती हैं। उसने महाद्वीपों को काटा, कटाव किया और कटाव करके अपने साथ लवणों को ले गई और सागरों में, महासागरों में वो पहुंचा दिया। इस प्रकार से महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत तो महाद्वीप है, लेकिन महाद्वीपों से महासागरीय लवणता को सागरों तक पहुंचाने का मुख्य कार्य जो किया है वो नदियों ने किया है, वो रिवर्स ने किया है। अब आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिरकार महासागरों तक लवण कैसे पहुंचे, वो कैसे पहुंचे, मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे आप लोग बार बार, तो आपका जवाब अब मिल चुका है बच्चों। ठीक है जी, चलिए भाई,
तो अच्छी तरीके से आप इसको नोट भी कर लीजिए। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं और महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत महाद्वीप है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज द मेन सोर्स ऑफ ओशियंस। महाद्वीप महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। कॉपी करेंगे भाई फटाफट से बच्चों, आप सभी लोग समझेंगे और इस चीज को कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं डेली रात में लिखता हूं जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है और नोट्स भी बन जाते हैं। राजू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आशीष गौतम जी, नदियों में पानी कहाँ से आता है? वर्षा का जल भी आता है, बर्फ के पिघलने से जो पर्वतों पे जो बर्फ जमी होती है वो बर्फ पिघलती है, तब भी नदियों में पानी पहुंचता है बेटा। आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं। अरे तुम आराम से लिख लो, मैं तो तुम्हें समय देता हूं भाई, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। स्लो ही पढ़ा रहा हूं भाई, और स्लो पढ़ा दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम पढ़ लो आराम से, लिख लो तुम। अच्छा एक चीज और बताना, एक क्वेश्चन है कि नदियां सागरों तक लवणता को पहुंचाने का मुख्य स्रोत है, और मेरे बच्चे नदियां सबसे ज्यादा मात्रा में जो लवण लेकर आती हैं वो कैल्शियम है। नदियां सबसे ज्यादा मात्रा में जिस लवण को सागरों तक लेकर आ रही हैं वो कैल्शियम है। कौन सा है कैल्शियम? बताओ बच्चे, कौन सा है कैल्शियम? कौन सा है? कैल्शियम है। लेकिन कैल्शियम की मात्रा सागरों में मात्र 2% है, मात्र 2% है। मैंने अपनी सूटकेस में 500 के नोट रखे, 2 लाख रुपए रख दिए, उसमें 1,20,000 500 के नोट थे, कुछ 200 के थे, कुछ 100 के, कुछ 50 के। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से नोट होने चाहिए? 500 के। अब मेरे संज्ञान में है कि मेरे सूटकेस में बहुत सारे नोट 500 के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी वाइफ ही गड़बड़ घोटाला कर रही है। वो जोड़ती 10-10 20-20 रुपए हैं, और 10-10 20-20 रुपए में जैसे ही 500 हो जाते हैं, खटक मेरी सूटकेस से 500 का नोट निकाल के वो 10-10 20-20 रख देती है उसमें। अब मैंने एक दिन चेक किया, तो उसमें 500 के नोट ज्यादा नहीं थे भाई, 10-10 के नोट भी आ गए, 20-20 के नोट भी आ गए, सिक्के भी आ गए। मैं यार ये मैंने रखे नहीं थे, आए कहां से? तो नदियां ही सागरों तक लवणता को पहुंचाने वाला मुख्य स्रोत है। नदियां सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेकर जाती हैं, और कैल्शियम महासागरों में 2% पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे बच्चे सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो फिर भैया ये कैल्शियम कहां गया बीच से बीच? अब बड़ा मुख्य सवाल है कि आखिरकार ये कैल्शियम कहां चला गया? आखिरकार ये कैल्शियम कहां चला गया? तो इसके लिए कहावत सुननी पड़ेगी, एक उदाहरण सुनना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा भांजा था, वो क्या करता था भाई, मिट्टी गांव में होती है तो हम लोग मिट्टी खा लेते थे जब हम छोटे थे तो, लेकिन अब शहरों में मिट्टी भी तो नहीं मिलती, पक्का हो गया सब कुछ। अब वो क्या करता था, दीवार को चाटता था है, तो वो दीवार को चाटता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं आ गया कमरे में, तो उसने जैसे ही देखा कि मामा आ गए, उसने दीवार को पीटने लग गया, हप हप हप। बड़ा सियाना है भाई,
डॉक्टर को दिखाया कि दीवार चटता है भाई, डॉक्टर बोला कैल्शियम की कमी है। हम भी जब छोटे थे तो खड़ाक वहां पे मिट्टी, धूल मिट्टी हुआ करती थी खूब, खड़ाक मम्मी की नजर हटी कि हमने मिट्टी खाई, मम्मी जरा सी इधर, हमने मिट्टी खाई। मिट्टी बड़ी बढ़िया लगती थी भाई हमें खाने में, तो देसी थे एकदम से गांव के। तो बताया था मैंने कि मैं तो 5-6 साल का था तो मैं बनियान वगैरह भी नहीं पहनता था, चड्डी पहन के सीधे मोगली की तरह खेतों में रहता था चकाचक। बाबा अम्मा जो है वो पढ़ाते थे, गणित में बहुत होशियार कर दिया था मुझे, और पूरे दिन अपने खेतों में बैठा रहता था। 2 बजे के करीब वहां से एकदम वो चक्रवात सा चलता था, भूत आ गया, भूत 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 भूत, भागो भागो भागो। एकदम शुद्ध देसी आदमी रहे हम। तो बताओ, जब मैं मिट्टी खा सकता हूं, मेरा भांजा मिट्टी खा सकता है, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी से। तो क्या सागरीय जो जीव हैं उनके बच्चों में कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती? उनके बच्चों में भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, नदियां जिस लवण को सबसे ज्यादा मात्रा में लेकर आ रही हैं वो कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम सागरों में, महासागरों में बहुत कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सागरीय जीव जो है उसका उपभोग कर लेते हैं। किसका उपभोग कर लेते हैं? कैल्शियम का उपभोग सागरीय जीवों के द्वारा कर लिया बच्चों जाता है। तो यहां पर देखिए, नदियों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लाया जाने वाला लवण कैल्शियम है, जिसका सागरीय जीव उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, और यही कारण है, यही कारण है बच्चे कि क्या, कि महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नहीं मिलता। चलिए भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो महासागरीय लवणता को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये वाली लाइन भी भाई फटाफट से लिख डालो आप, ठीक है? जिसको लिखनी है ऐसा मत कहना सर जल्दी कर रहे हैं, जल्दी से लिख डालो। मैं तो एक एक चीज लिखा के चल रहा हूं तुम्हें, जल्दी से, एक ही लाइन है, फटाफट लिखो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अरे बड़े बड़े हो जाते हैं, मेरे घर में तो लोग बड़े बड़े हो गए मुल्तानी मिट्टी मंगा लेते थे। भाई साहब सुनो तो सही, गजब की आदत। मिट्टी तो गंदी लगती थी, बड़े हो गए तो मुल्तानी मिट्टी मंगा लेते थे। और मंगाते किस लिए थे? कि चेहरे पे लगाएंगे रात में, चेहरा ग्लो कर जाएगा, लगा के सो जाएंगे रात में हम, और सुबह देखो एकदम चेहरा एकदम शानदार हो जाएगा। पापा ले आते थे और हम लोग क्या करते थे, खड़ाक एक गस्सा खाया और चक आराम से, थोड़ी सी चेहरे पे लगाई और थोड़ी सी खा ली। उसका भी स्वाद बड़ा जबरदस्त था। हो सकता है हम बड़े हों जब भी कैल्शियम की पूर्ति ना हुई हो। अब तुम मत खाना, उससे गच भी हो सकती है। मैं तो खा लेता था भाई, लेकिन तुम्हारे लिए कोई सलाह नहीं है। ठीक है जी, हाँ, तुमने कि माँ साहब ने खाई है तो हम भी टेस्ट करके देखें? नहीं जी नहीं, तुम मत देखना, कीड़े भी जा सकते हैं शरीर के अंदर, नुकसान भी हो सकता है जी। हाँ, हमारे तो दोस्त ही ऐसे थे, बहुत खतरनाक प्रकार के, भी बताएंगे, पर चले पहले इधर पढ़ लेते हैं। देखो, सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 पर नदियां हैं, फिर उसके बाद समुद्री धाराएं हैं, फिर वाष्पीकरण है, फिर वर्षा है, फिर पवन है। ये सब के सब सागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं बच्चे। अच्छा, एक चीज सुनो, जैसे नदियां हैं, नदियों, ये महासागर है, महासागर, और नदियां ये रही। नदी एक विशाल मात्रा में जल लेकर महासागर की ओर जा रही है। जैसे ही नदी इस जगह पर गिरेगी तो इस जगह पर जल की अधिकता हो जाएगी, इस जगह पर जल की अधिकता हो जाएगी, लवण की जो अनुपात है, जो प्रतिशत है, वो घट जाएगा। इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि जहां जिस जगह पर नदियां गिरती हैं उस जगह पर लवणों का, नमक का अनुपात गिर जाता है, यानी कि लवणता घट जाती है। तो लवणता जिस जगह पर गिरती है, जिस जगह पानी को अपने को छोड़ती हैं, उस जगह लवणता को घटा देती है। समुद्री धाराएं और पवन ये दोनों एक से हैं। ये कोई महासागर है बच्चे? ये महासागर है, यहां पवनें चल रही हैं, यो घिस्सा दे रही हैं एकदम से ऐसे करके,
एकदम से घिस्सा दे रही हैं पानी को, और इस घिस्से के कारण पानी जो है इधर चलने लग गया। जिस जगह से पानी चलने लगा वहां पानी का तल थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। वहां पानी का तल कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। पानी का तल नीचा हो गया, ठीक है जी। पानी का तल नीचा हो गया। यहाँ पानी का तल कैसा, कितना रह गया? इतना ही रह गया, पानी का तल नीचा हो गया, ठीक है जी। और जिस जगह की ओर ये महासागरीय धाराएं जा रही हैं वहां जल का तल बढ़ गया। यानी कि जिस जगह से ये महासागरीय धाराएं चली पवन के घिस्से के कारण, वहां पानी थोड़ा सा हो गया कम और लवण हो गए उतने ही लवण रहे, ठीक है। पानी तो जा रहा है, लवण तो ही ना जा रहे, लवण उतने ही रहे, पानी कम हो गया, यानी कि लवणों का अनुपात बढ़ गया। यानी कि महासागरीय धाराएं जहां से चलेंगी वहां लवणता बढ़ेगी। जिस जगह से चलना प्रारंभ करेंगी उस जगह की लवणता सैलिनिटी बढ़ेगी, और जिस जगह की ओर ये जाएंगी वहां लवणता घट जाएगी, क्योंकि वहां मेरे प्यारे बच्चे जल अपार मात्रा में पहुंच गया है। लवण का अनुपात यहां पर हो गया कम और पानी विशाल मात्रा में पहुंच गया, पानी का अनुपात हो गया ज्यादा, यानी कि यहां लवणता घट जाएगी, लवणता कम हो जाएगी बच्चे। क्लियर हुआ? तो समुद्री धाराएं क्या प्रभाव दिखाती हैं, नदियां क्या प्रभाव दिखाती हैं और पवन क्या प्रभाव दिखाती हैं, तीनों समझ में आ गए। अब बात करेंगे वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण यानी भाप बनना। मैं आज अपनी छत पर इतना बड़ा एक टप भर के रख के गया, उसमें लवणता है 10 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, यानी कि उसकी लवणता, उसकी सैलिनिटी जो है 10 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। अब जो शाम को मैं आया तो धूप पड़ी कड़ाके की, पानी भाप बन के उड़ गया। उड़ा क्या? पानी तो उड़ा, लवण तो ही ना उड़े। यानी कि इस वाष्पीकरण के कारण पानी आधा रह गया, लेकिन इस टप में, इस बाल्टी में लवण उतने ही रहे, पानी कम हो गया। कहने का मतलब लवणों का अनुपात बढ़ गया, पानी कम हो गया, लवण उतने ही रहे, यानी कि रेशियो बढ़ गया लवणों का। कहने का मतलब लवणता बढ़ेगी। अगर किसी स्थान पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो उस स्थान की लवणता जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं अगले दिन फिर गया, इस बार ये जो पानी है मैंने भरा नहीं, उतना कि उतना ही रह गया। यहां पर जो पानी आधा भाप बन के उड़ गया था, मैंने नहीं भरा, मैंने कहा आज फिर भरूंगा, फिर भाप बन के उड़ जाएगा। भगवान ने की कि तेरे सोच से तो ही ना होता है, तेरे सोचने से तो ही ना होता। उनने करा दी बारिश, ले छकाछक इसको भर दिया, फुल भर गया टप, एकदम फुल हाउसफुल हो गया। अब टप हाउसफुल हो गया तो लवण तो बच्चे उतने ही रहे, लेकिन पानी हो गया बहुत ज्यादा। और वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध। और इसीलिए मेरे बच्चे वर्षा लवणता घटाएगी, लवणता घटेगी वर्षा के कारण। क्या होगा? वर्षा के कारण लवणता घटेगी। अगर किसी स्थान पर वर्षा ज्यादा हो रही है तो निश्चित तौर पर ये क्या करेगी? घटा देगी। किसको घटा देगी? लवणता को। तो इस प्रकार ये सारे के सारे कारक जो है लवणता को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे। ठीक है जी, चलिए ये भी आप कॉपी कर लो फटाफट से। अच्छी तरीके से मैंने इन चीजों को समझा दिया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी? अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी के ग्लोब पर सबसे ज्यादा लवणता पाई कहां जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अर्थ के ग्लोब पर सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है। इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा।
सर क्या सभी सागरों में लवण पाया जाता है? सर प्लीज बताइए। हाँ पाया जाता है बेटा। अल्पा मौर्य जी, सभी सागरों में, महासागरों में लवण तो पाए जाते हैं। अब वर्षा का जल है या कुछ विशेष क्षेत्र हैं, हो सकता है वहाँ लवण कम हो, लेकिन पाए तो जाते ही हैं लगभग लगभग हर जगह पर। हम किसी चीज में पानी रखते हैं तो किस कारण से उड़ जाता है? वाष्पीकरण के कारण बेटा, भाप बन जाती है, इवेपोराइजेशन कहते हैं उसे। विनेश कुमार जी, ठीक है जी। इब्दा कैसी धीछाई देती है? बीटू कुशवाहा जी, तुमने तो यार अंग्रेजी लिखी ना हिंदी, तुमने तो पता नहीं कौन सी भाषा लिख दी है। चलो भाई, मेरी भी आदत है दयाली खाने की, कैसे छूटेगी? दलाली दयाली यानी अच्छा अच्छा, दयाली यानी कि मिट्टी, तो फिर भाई कैल्शियम की गोली खा लो, डॉक्टर से मिलो फटाफट। अच्छा, लवणता का विश्व वितरण देखो, किन अक्षांशों के बीच लवणता सबसे ज्यादा है? किन अक्षांशों पर, किन पॉइंट्स पर, किन स्थानों पर लवणता सबसे ज्यादा है, ये देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच मिलती है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध का मतलब है बच्चे विषुवत रेखा के ऊपर 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। 0 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ, ये वाली क्या है 20 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली रेखा क्या है 40 डिग्री नॉर्थ। इनके बीच पाई जाएगी उत्तरी गोलार्ध में भाई सबसे ज्यादा लवणता। अब आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? तो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग, आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध है, और यहाँ 10 डिग्री से 10 डिग्री साउथ है ये, और यहाँ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, 30 डिग्री साउथ तक इस बीच लवणता जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री के बीच लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चे। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो लवणता के वितरण की बात है, आपने कॉपी कर लिया होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लवणता कहां? साउथ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लवणता कहां? लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है? वो स्थान पूछता है, न कि अक्षांश। ये तो तुम्हारे भले के लिए मैंने करा दिया, बाई चांस पूछ ले डीप आ गया तो। इस बार अभी एनडीए के एग्जाम, एनडीए के लिए मैंने पढ़ाया बच्चों को, और मैंने पढ़ाया इतना, और भाई साहब पूछो मत, इतना मैं भी नहीं सोच सकता, इतना डीप चला गया वो तो। मैंने कराया ज्वार भाटा, और उसने ज्वार भाटे में 1 पॉइंट तो मेरे हिसाब से लिख दिया, और 2 पॉइंट अपने हिसाब से लिख दिए भाई साहब। हर प्रश्न पे 3-3 पॉइंट, वो भी बड़े बड़े। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कौन सी किस किताब से उठा रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं पता। इसीलिए कहता हूँ भाई तुम आराम से पढ़ लो, तसल्ली मत लो, टेंशन फ्री होके पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं ना जल्दी कराओ सिलेबस का, खत्म होगा सिलेबस, सिलेबस एग्जाम में बैठोगे नहीं हवाइयाँ उड़ जाएंगी। इतना लेवल हार्ड होता जा रहा है, बहुत हार्ड होता जा रहा है लेवल एग्जाम्स का। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि भाई पृथ्वी के ग्लोब पर, अर्थ के ग्लोब पर सबसे ज्यादा लवणता कहाँ मिलती है? तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अर्थ के ग्लोब पर जो सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान है वो इस तुर्की देश में वॉन झील है। वॉन झील सबसे ज्यादा लवणता है। दूसरी सबसे ज्यादा लवणता जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पर मृत सागर है, डेड सी, वहां है। और तीसरा सर्वाधिक लवणता वाला स्थान ग्रेट सॉल्ट लेक है, यूएसए में। ग्रेट सॉल्ट लेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये कहां? वॉन झील कहां? तुर्की देश में। और मृत सागर कहां है भाई? डेड सी कहां पर पड़ता है? तो डेड सी मेरे बच्चे आपका पड़ता है जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पर, ठीक है जी। ये संसार में सबसे ज्यादा लवणता के स्थान है, आप अच्छी तरीके से देख लो।
देखो एक पॉइंट भी दे रखा है कि लवणता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, लेकिन सबसे ज्यादा लवणता विषुवत रेखा पर मिलती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते। सर्वाधिक लवणता वाले स्थान कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लवणता वाले स्थान कौन से हैं। वॉन झील है टर्की की, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सबसे ज़्यादा लवणता यहीं पे देखने को मिलती है। वॉन झील टर्की की सबसे ज़्यादा लवणता यहीं देखने को आपको मिलेगी बच्चे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपकी मृत सागर जॉर्डन का, 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता यहाँ पर है। 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता आपको यहाँ मिलेगी मृत सागर में। और तीसरा है बच्चे वृहद खारी झील यूएसए की, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका हो गया कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीटेड। ठीक है जी, टॉपिक कंप्लीटेड। महासागरीय विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कल मैं कराऊंगा, महासागरीय लवणता समुद्र विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कल वाली क्लास आप सभी लोग जरूर देख लेना। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर आइएगा। महासागरीय लवणता पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सागरीय लवणता पूरी तरीके से मैंने व्याख्यायित कर दी, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया भाई। ठीक है जी, बस ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। झारखंड में भरोसा नहीं है? अरे क्यों नहीं है, झारखंड में पूरा भरोसा है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। सुना है डेड सी में कोई डूबता नहीं, बिल्कुल सही है। डेंसिटी घनत्व तो ज्यादा होता है इसके पानी में, जिसको तैरना नहीं आता वो भी तैरता है वहां। डूब जाए एकदम, डूबोगे नहीं, मरोगे नहीं, तैरोगे। घनत्व तो ज्यादा है पानी का इसलिए। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।